चलिए अभी उम्मीद करते हैं सारे के सारे मस्त होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी को नई दिशा देने का प्रयास कर रहे होंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस का एग्जाम है वो जितना हमने टारगेट लिया है 100 दिन का, उसके आसपास ही है आपका एग्जाम है वो होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए मैथमेटिक्स की तैयारी आपने खूब कर रखी होगी, खूब आपने प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे, खूब क्वेश्चंस निकाले होंगे। लेकिन अब बारी है मिक्स क्वेश्चन लगाने की। यदि आप रोजाना 15 क्वेश्चन मिक्स लगाते हैं तो हमें यह भी पता चलता है कि हमारा कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, किस तरीके के क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी सीरीज को ध्यान में रखते हुए आज हमारा कौन सा टेस्ट है? अभी 10वां टेस्ट है, 10वां ही दिन है। 10वें टेस्ट के अंदर हम करने वाले हैं आज के हमारे नए क्वेश्चंस। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको मिलेगी एसबी क्लासेज 01। बाकी की जो सारे के सारे जो अभी तक हमने 10 टेस्ट किए हैं, 9 कर लिए हैं, 10वां आज हो जाएगा। इन सभी की जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिल जाएगी? एसबी क्लासेज 01 इस टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं सवालों को हल करना। अब देखेंगे कि सवाल किस तरीके के हैं वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। इवन ये भी देखेंगे कि एग्जाम के अंदर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना होता है। ठीक है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग दो ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर हम पूरे में से पूरे सही कर सकते हैं और जितना टाइम बचा सकते हैं उतना टाइम भी हम बचा पाते हैं। ठीक है, तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कि एक्स वाई जेड विश्वविद्यालय में केवल 2 छात्रावास हैं और छात्रावासों के नाम है पी और क्यू, यानी ये 2 हॉस्टल है। पहला हॉस्टल है पी और ये दूसरा हॉस्टल है क्यू, जिनमें वर्ष 2021 में बराबर संख्या में छात्र थे। यानी 2021 में जितने भी छात्र थे वो क्या थे? दोनों में बराबर थे। एक्स वाई जेड विश्वविद्यालय के दोनों छात्रावासों में रहने वाले छात्रों की कुल संख्या 2022 में कितनी गिर गई? 33% गिर गई। यानी पहले कितने थे भी? 100 थे, तो अब कितने हैं? 33% गिर जाने के बाद अभी कितने हैं? 67% है। यानी पहले यदि 100 यूनिट थे तो अब कितने हैं? 67 यूनिट है। लेकिन ये 67 यूनिट नहीं है, अभी कितने हैं? 8375। कितने हैं? 8375। इसका मतलब 67 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8375 दे रखी है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है? 2021 में छात्रावासों की संख्या कितनी थी? 2021 में कितनी थी भी? 100 थी। अगर इसको काटेंगे यहाँ से कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भी? 8375 डिवाइडेड बाई 67। बताओ अभी 8375 67 से डिवाइड करेंगे। देखो 83 में डिवाइड जाएगा 67 का, तो सबसे पहले कौन आएगा? 1। 1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। जब इसमें भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 125। 1 यूनिट की वैल्यू 125 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, हमें पूरा सवाल है करना ही नहीं था, पूरा सवाल है करना ही नहीं था, सिर्फ इसको कैसे अप्रोक्सीमेट से कर लिया अभी। हाँ, भाग जाएगा एक तक, सबसे पहले कौन आएगा? एक, बाकी के नंबर हैं। दूसरा, हम इसको और भी कर सकते थे, लेकिन इसमें 2 ऑप्शन मैच हो रहे हैं। कौन कौन से? देखो ध्यान से, बिना पढ़े हुए कैसे? मतलब यहां पर इतना सॉल्यूशन किए बिना, यहां पर इतना सॉल्यूशन किए बिना इस सवाल को कैसे करते? वो देखो आप, देखो ये बोल रहा है कि 67% गिरने के बाद 8375 है। कितनी है? 8375 है। इसका मतलब ये किसका मल्टीपल है? 25 का मल्टीपल है। 25 का मल्टीपल है कि नहीं है? अच्छा, इसके बाद में जो बची जनसंख्या होगी वो भी किसका मल्टीपल होगा? 25 का मल्टीपल होगा, क्योंकि पूरा 67 है, किसी में पॉइंट नहीं है, किसी में कुछ भी नहीं है, तो बचा हुआ नंबर किसका होगा? 25 का मल्टीपल होगा। यदि वो 25 का मल्टीपल है तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये दोनों हो सकते हैं। 12,500 भी हो सकता है, 6,250 भी हो सकता है। अब बताओ, अगर जनसंख्या गिर करके 8,375 हो रही है, यदि जनसंख्या गिर करके 8,375 हो रही है, तो बताओ पहले वाली संख्या है वो ज्यादा रही होगी या कम रही होगी? यही रही, 12,500। चलो आप इतना भी नहीं सोच पाते तो डायरेक्ट ऑब्जर्व भी कर सकते थे कि 33% गिरने के बाद 8,375 है, तो पहली जो जनसंख्या थी वो तो इससे ज्यादा ही रही होगी। 8,375 से ज्यादा कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऐसे इस तरीके से यदि हम एग्जाम के अंदर ऐसे सवालों को हल करते हैं तब जाकर के कहीं होता है। ठीक है, कैसे देखा? डायरेक्ट ऑप्शन देखो कि 33% गिरने के बाद कितनी है? 8,375।
इसका मतलब पहले वाली जो जनसंख्या रही होगी वो 8,375 से क्या रही होगी, ज्यादा रही होगी। 8,375 से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। हमें इतनी रामायण लिखनी ही नहीं थी। जैसे ही इस क्वेश्चन को देखे कि अच्छा 2022 के अंदर 8,375 है, तो पहले जो जनसंख्या रही वो 8,375 से क्या रही होगी, ज्यादा। 8,375 से ज्यादा तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, वो हमारा सही हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल को हम बिना कॉपी पेन चलाए हुए डायरेक्ट देख के भी कर सकते थे। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखिए कि यदि एक अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का मतलब हेमिस्फेयर 8 सेंटीमीटर है, तो अर्धगोले का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर, देखो गोले का जो आयतन होता है ना, स्फेयर, गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का मतलब हेमिस्फेयर, और हेमिस्फेयर का कितना होता है, इसका आधा कर दो, 4/3 का आधा करेंगे तो कितना, 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई, पाई देखो पाई ऑप्शन में दिया गया है, तो पाई के साथ हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, पाई को एज इट इज लिखना है। आर क्यूब, आर कितना है अभी, आर ध्यान से देखेंगे तो अर्धगोले का व्यास दे रखा है 8 सेंटीमीटर, अर्धगोले का व्यास 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, तो व्यास की आधी करेंगे कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर, 4 गुना में 4 गुना में 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 दूनी 128, 128 बटे में 3 पाई, 128 को काटेंगे तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 42 सही 2/3 पाई, 42 सही 2/3 पाई ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है। बिल्कुल इसको सिंपल और स्मूथ वे में हम कर सकते थे। ठीक है, और ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, यदि आपको इसका फॉर्मूला आता है तो फॉर्मूले याद होनी चाहिए भी मेंसुरेशन की, मेंसुरेशन के सारे सवाल आपके सही हो जाएंगे यदि आपको क्या है, अगर आपको याद है किसके फॉर्मूले, मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद हैं 2D और 3D के। अब देखो ए बी से दोगुनी गति से काम करता है, दोगुनी गति से काम करता है, इसका मतलब हमें क्या दी गई है, एफिशिएंसी दी गई है। यदि दोनों मिलकर के किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखो वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी, वर्क का फॉर्मूला होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। अब ए बी से दोगुनी गति से, ए है वो बी की दोगुनी गति से, इसका मतलब यदि बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2 होगी, दोगुनी गति से काम करता है। यदि दोनों मिलकर के किसी काम को कितने दिन में, 12 दिन में, दोनों मिलकर के 12 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं, अभी दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, ये एक दिन में एक काम करता है, ये 2 काम करता है, दोनों मिलकर के कितना काम, 3 काम, और कितने दिन में, 12 दिन में, 12 दिए कितने 36 वर्ग, यानी उनके द्वारा किया गया कार्य है वो कितना होगा, 36 होगा, उनके द्वारा किया गया कार्य है वो कितना होगा, 36 होगा। हमें पूछा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा, यानी हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, और टाइम का फॉर्मूला कौन होगा भाई, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, वर्क कितना है हमारे पास 36, और एफिशिएंसी, एफिशिएंसी किसकी लेनी है अभी, बी की लेनी है। यदि हम बी की एफिशिएंसी लेंगे तो बी की एफिशिएंसी ध्यान से देखो कितनी है, 1, 36 में 1 का भाग देंगे कितना आएगा, 36 दिन आएगा, देयर आर 36 डेज टोटल टेक बाई बी। यदि बी अकेला काम करता है तो उसको पूरा काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे, 36 दिन लगेंगे। यदि यही हमें ए का पूछा होता, तो ए का पूछा होता तो किसका भाग देते भी, ए की एफिशिएंसी का, ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो टोटल कितने आते, 18 दिन आते। ठीक है, इस तरीके के सवालों का हमें डिटेल में एनालिसिस करते हुए पढ़ना है कि हाँ, अब मैं बताता हूँ इसको सीधा भी सकते था कि दोगुनी गति से 2 और 1 3, 12 या 36, बी की एफिशिएंसी 1, 36 का भाग देंगे 1। अगर आपको आता है इस तरीके से करना तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो पहले कॉन्सेप्ट समझो, फिर आप शॉर्ट ट्रिक पे जाओ कि अच्छा डायरेक्ट कैसे करते हैं, दोगुनी गति से, दोगुनी गति से मतलब 2 और 1 3, टोटल काम कितना 36, बी अकेला, बी की एफिशिएंसी 1, 36 में 1 का भाग दें कितना आएगा 36, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, देखो एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद उसे 500 रुपए में बेचा जाता है। 20% की छूट, 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब कितना होता है, 20/100, इसका मतलब
किसी वस्तु पर यदि MRP 100 रुपये अंकित है तो 20 रुपये की छूट देंगे तो उसको बेचेंगे कितने रुपए में? 80 रुपये में। लेकिन हम 80 रुपये में नहीं बेच रहे, बेच कितने में रहे हैं अभी? 500 में। कितने में बेच रहे हैं? 500 में। यदि 500 में बेच रहे हैं इसका मतलब 80 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 500। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500 भाग में 80। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 500 भाग में 80। हमें क्या बताना है? इसका अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य कितना हो जाएगा अभी? 100 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 500 भाग में 80। 1 जीरो से 1 जीरो। अब देखो 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 25, 4 से काटेंगे 25, 25 को 25 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा? 625। कितना आएगा? 625। ऑप्शन नंबर 3। आप 20% को 1/5 भी लिख सकते थे, 1/5 से भी आसान हो जाता, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने ये देखा कि ये 500 है ना, वो 400 है, तब मैंने 80 लिखा ताकि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन आसान था भी कि 20% की छूट देने के बाद उसको कितने में बेचा जाए? 500 रुपये में बेचा जाए। आगे वाला देखो, एक धनराशि उधार ली गई, कोई बात नहीं, अभी पैसों की आवश्यकता पड़ती रहती है, पैसे उधार ले लिए होंगे। प्रत्येक 960 की 2 वार्षिक किस्तों में 5% चक्रवर्ती ब्याज के साथ इसकी चुकौती की गई। चुकौती करने का मतलब यानी जो पैसा है वो दिया गया। उधार ली गई धनराशि है वो ज्ञात करें। देखो उधार ली गई धनराशि जब ज्ञात करते हैं तो P का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 + 1/r प्लस 1 अपॉन, ये जो आपकी किस्त है ना, किस्त को बोलते हैं इंस्टॉलमेंट नंबर 1, इंस्टॉलमेंट नंबर 2, 1 + r/100 की पावर 2 प्लस, ठीक है, और ऐसे ऐसे करके चलते रहते हैं। I3 होती है वो 1 + r/100 की क्यूब। ऐसे क्या चलती रहती है? आपकी किस्तें चलती रहती है। ठीक है, तो प्रत्येक 960 रुपए की किस्त है, यानी पहली किस्त भी कितने की? 960 रुपए की। अगली किस्त भी कितने की? 960 रुपए की। अब इसमें भाग देना है किसका? 1 + r/100। 5% है, 5% को कैसे लिखेंगे? 1 + 5/100। अब इसको काटेंगे तो 1 प्लस में 0.5 और 0.5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा भाई? 1.05। ऐसे ही 1 + r/100 की स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 1.0.5 की होल स्क्वायर, और इसकी स्क्वायर करते हैं तो कितना बन जाएगा भाई? 1.1025, यानी 1.05 का होल स्क्वायर करेंगे 5 की स्क्वायर 25, और 10 के आगे कौन आता है? 11, तो 11 को मल्टीप्लाई कराएंगे, 11 में 110। ठीक है, तो ये बन गया। अब इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए देखो ऑप्शन देखो, 1600 है, 1700 है, 1800 है, 1850 है। भाई ऑप्शन की वैल्यू है ना वो क्या है? बहुत ही ज्यादा नजदीक है, बहुत ही ज्यादा नजदीक है, तो हमें इसमें पूरा भाग देना पड़ेगा, पूरा भाग देना पड़ेगा। तो ये देखो आप कि 1.05, 0.5 का भाग देने का मतलब है वो राशि कम करना। अब यहां से देखो 960 का 960 का 1% कितना होता है अभी? 1% तो होगा सर 9.60। 1% कितना होगा? 9.60। 1% का मतलब 100 का भाग देना। 1% की वैल्यू 9.60 है, हमें लगभग 0.5 कम करना है। 0.5 कम करने का मतलब कि इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 5 45 पॉइंटों को आप जाने दो। ठीक है, इसका मतलब हमें पूरे में से कितने कम करने हैं? 45 कम करने हैं। तो ये वैल्यू वैल्यू कितनी आएगी? लगभग 915 के आसपास। यदि हमने इसको 5 लिया है, इसको कितना लेंगे? 10.25। 1% की वैल्यू यहाँ भी कितनी है? 960। तो 10% की लगभग वैल्यू कितनी आ जाएगी? 96 के आसपास। या आप कितनी मान लो, ज्यादा आसान निकालना है तो किसके आसपास मान लो? 90 के आसपास मान लो। अच्छा, ये वैल्यू किसके बराबर आ गई? 90 की। इसका मतलब इसमें से कितना कम करना है? 90। 960 में तो 60 ऊपर गए, 30 बचे, यानी 870। कितने? 870। ये तो वैल्यू कितनी आई? 870। ये कितनी आई? 915। 870 प्लस में 915, 5 7 और 1 8, 8 8 16 1 17, 1785 पॉइंट समथिंग आएगा। 1785 पॉइंट समथिंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है हमारा। कितना है? ऑप्शन नंबर। जब आप इसको फोन से आप डिवाइड करके देखेंगे ना तो ये वैल्यू आपको लगभग 915 पॉइंट समथिंग मिलेगी, ये वैल्यू आपको 870 पॉइंट समथिंग मिलेगी।
तभी तो इसका उत्तर कितना आया है 1785.02। अब ये ऐसे भाग करने की शॉर्ट ट्रिक है ना, हो सकता है वहां पर हमारा दिमाग नहीं चले, नहीं चले तो आपको इस तरीके से करना है, ऐसे भाग नहीं दे सकते हम, ठीक है। और चलो पॉइंटों में भाग देना नहीं समझ में आया आपके, इसका एक और शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ। चलो सर पॉइंटों में भाग देना हमें नहीं आता, ये आपने तो कर दिया लेकिन हमें नहीं आया। ये वाला पॉइंट हटाएंगे, ऊपर कितने भी 2 पॉइंट है, 2 जीरो, भाग कितने का देना है 100। अब तो दे सकते हो ना, अरे अब तो दे सकते हो, प्लस में 960, 4 पॉइंट है, 4 जीरो लगा दो, भाग देना है 110 से 25 का। अब तो कर ही सकते हैं ना, 4 से काट पीट के, 5 से काट पीट के आसानी से कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट ज़्यादा नहीं लगाना है, अप्रोक्सीमेट, क्योंकि ज़्यादा लगाएंगे तो ये वैल्यू देखो अपने आसपास आ जाएगी, अपने आसपास आ जाएगी तो ऑप्शन गड़बड़ा जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था। अगर आप इस तरीके के एग्जाम में जो हार्ड क्वेश्चन आते हैं वो करते हैं तो आप सिलेक्शन की दौड़ में होते हो, क्योंकि इजी क्वेश्चन सारे ही कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सारे ही कर लेंगे। क्या बोला है कि एक त्रिभुज की भुजा कितनी है, 17 सेंटीमीटर है, और इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अभी बता, त्रिभुज से क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या, 1/2 लंबाई गुणा चौड़ाई नहीं होता राक्षस, 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई होता है। क्या होता है, आधार गुणा में ऊंचाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी आयत का क्षेत्रफल होता है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है ना, आयत का क्षेत्रफल वो क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है। 1/2 बेस, बेस बता कितना है, अरे बेस बता कितना है, एक भुजा 17 सेंटीमीटर है तो वो भुजाई क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। ये कितनी है 17, और ऊंचाई कितनी है 10, 2 से कटेंगे 5, 17 पंजे 85 सेंटीमीटर स्क्वायर, 85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, 2 से। ये तो सारे ही कर लेंगे, लेकिन जो हार्ड क्वेश्चन था ना, जो हमने पीछे किया था, उससे आपका कहीं क्या होगा जाकर के सिलेक्शन होगा। ये क्वेश्चन है ना, जिन्होंने मैथ एक बार पढ़ी है ना वो भी कर लेंगे, ठीक है। अब ये है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, जिसको टाइमली से सोल्व करना नहीं आता ना वो नहीं कर पाएगा। देखो कैसे, एक छात्रावास 20 किलोमीटर की चाल से स्कूल जाता है, एक छात्रावास नहीं छात्र, मान लो ये छात्र है, और ये कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, ये इसका स्कूल बना हुआ है, 20 किलोमीटर की चाल से जाता है, चलो कोई बात नहीं 20 किलोमीटर की चाल से चला गया, और 6 मिनट देरी से पहुंचता है। चलो कितने देरी से पहुंचता है, 6 मिनट देरी से पहुंचता है। देरी से पहुंचने का मतलब इसको 6 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, और यदि वह 30 किलोमीटर की चाल से जाता है, यानी इसकी स्पीड कितनी हो, 30 किलोमीटर हो, 30 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो वह कितने मिनट पहले पहले पहुंचता है, 6 मिनट पहले पहुंचता है। यानी अब की बार वो क्या ज़्यादा जल्दी चला गया है तो उसको टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा तो इसको 6 मिनट क्या कर दी माइनस। स्कूल की दूरी कितनी है, ध्यान से देखो, हमारे पास किसका रेशियो है, स्पीड का रेशियो है। स्पीड कितनी है अभी, पहले तो कितनी है 20, बाद में कितनी है 30। अच्छा स्पीड काटेंगे रेशियो तो कितना आएगा, 2:3, 2:3। यदि ये स्पीड है, ये स्पीड है, तो टाइम का रेशियो कितना होगा, मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि डिस्टेंस किसके बराबर होता है, टाइम इनटू स्पीड की। तो डिस्टेंस इक्वल है, तो टाइम और स्पीड, टाइम और स्पीड दोनों के रेशियो जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, उल्टे होंगे। उल्टे होने का मतलब यदि स्पीड का रेशियो 2:3 है तो टाइम का रेशियो कितना होगा, 3:2। सर ये रेशियो हमेशा उल्टे क्यों होते हैं, ध्यान से देखो, डिस्टेंस हमें क्या रखनी है, बराबर रखनी है, तो टाइम और स्पीड दोनों का मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। इसकी डिस्टेंस बराबर है, इसकी डिस्टेंस बराबर है, ये टाइम है और ये स्पीड है, 3×6, 3×6, दोनों बराबर है कि नहीं है। अब देखो स्कूल की दूरी है वो कितनी है, आप ये देखो कि टाइम कितना कम लग रहा है, इसको 3 मिनट लग रहे हैं, इसको 2 मिनट लग रहे हैं, बताओ कितना टाइम कम लग रहा है, सर 6 मिनट कम लग रहे हैं। हमारे यहाँ कितने मिनट कम लग रहे हैं, 1 मिनट कम लग रहा है, लेकिन ये पर्सन में कितने मिनट के बराबर है, 6 मिनट के बराबर है। कितने मिनट के बराबर है, 6 मिनट के बराबर है। और यदि 1 मिनट की वैल्यू 6 मिनट है तो यहाँ पर 3 मिनट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 मिनट। यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 12 मिनट। कितनी आ जाएगी, 12 मिनट और कितनी, 18 मिनट। यानी यदि वह 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो कितना, 18,
3 से चलता है तो कितना 16, इसमें कितना आ जाएगा 12 मिनट आ जाएगा। हमें क्या निकालनी है डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है टाइम इंटू स्पीड। टाइम कितना है अभी 18 मिनट है, 18 मिनट मतलब 18/60 घंटे। और इधर अपनी स्पीड कितनी है 2, 2 किस में है अभी 2 किलोमीटर में ना, 2 किलोमीटर में है। यदि हम इसको ऐसे मान के चलें, वैसे तो हो जाएगा अच्छा कि 18 मिनट लगेगी तो 18 किलोमीटर ही आएगा, या हम इसको ऐसे कर सकते हैं। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखिए, अब क्या दिखाई दे रहा है। आगे वाला क्वेश्चन लिखा है कि ए बी और सी की आय का अनुपात कितना है 3:5:4, यानी ये है इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ ए सी, और कितना दे रखा है 3:5:4। यदि ए की आय 3 गुना कर दी जाए, ए की जो आय है उसको किससे गुना करा दिया जाए 3 से, और सी की आय को दोगुनी कर दी जाए, यानी सी की आय को कितना कर दिया 2 गुना कर दिया, और बी की आय को समान रखा जाए तो उनकी नई आय का अनुपात क्या होगा, यानी बी को क्या रखा जाए 5, 3 को 3 से कराएंगे 9, 5 को 5 से कराएंगे, 5 को वही रखा जा रहा है, वही रखा जा रहा है मतलब नो चेंज, तो 5 को वही रखा जाएगा तो कितना 5, 4 को 2 से कराएंगे 8, 9:5:8 सही था क्या 9:5:8। आगे वाला क्वेश्चन देखिए भाई क्या हो गया था। आगे वाला क्वेश्चन देखिए कि यदि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 24 दे रखा है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या दे रखा है 24 दे रखा है। देयर आर 5 कॉन्जुगेटिव नंबर्स विच रेशियो इज 24, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखो जब लगातार संख्याएं होना तो इसका मतलब बीच वाली संख्या कितनी दे रखी है 24, हमारे पास टोटल कितनी है 5 संख्याएं, तो इसका मतलब 2 संख्याएं इधर होंगी और 2 संख्याएं इधर होंगी, तो ये संख्याएं क्या बन जाएंगी भाई 22, 23, 24, 25 और 26। यदि ये 5 लगातार संख्याएं हैं तो यही संख्याएं होंगी, और यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो इनके औसत कितना है 24, हमें भी तो क्या दिया गया है इनका औसत कितना है 24, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है भाई 22, सबसे बड़ी पूछता तो 26। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही आसान सा सवाल था। ठीक है, ये बताओ अब ऐसे सवाल है ना आपको टाइम बचाने के लिए दिए होते हैं कि आप इस क्वेश्चन का टाइम बचाओ और जो थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है ना उसके अंदर लगाओ। जब दोनों का गुणा करवाया जाएगा तो दशमलव बिंदु कितने बाद में आएगा, देखो भाई 1 2 3 4, 4 संख्याओं के बाद में पॉइंट यहाँ है, यहाँ पर देखो 1 2 3, 3 संख्याओं के बाद में पॉइंट यहाँ पर है, टोटल कितने नंबर हो गए 7, कितनी संख्याओं के बाद में 7 संख्याओं के बाद में है वो हमारा पॉइंट आएगा। अब आगे वाला क्वेश्चन देख लो कि राम ने 7 सही 1/2% के लाभ पर एक कुर्सी बेची, बेचती होगी भाई, यानी राम की मान लो ये कुर्सी थी और इस कुर्सी को कितने लाभ पर बेचा 7 सही 1/2% के लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 1430 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे कितना लाभ होता भाई 35% लाभ होता। अच्छा एक बात यहां से समझ में आई भाई कि यदि ये हमारा जो लाभ कितना है 7.5 है, यानी 7 सही 1/2 है, ये वाला लाभ कितना है 35% है, यदि इसने 35% पर बेचा तो ये जो प्रॉफिट हुआ ना वो कितने ज्यादा का हुआ 1430 रुपए का ज्यादा हुआ। ये जो 1430 रुपए ज्यादा है वो परसेंटेज में कितने ज्यादा है 7 सही 1/2 35%, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है देखो 5 घटाएंगे तो 30 और 2.5 ऊपर वाले घटाएंगे तो 27.50, इसका मतलब 27.5% है, उसकी वैल्यू कितनी है 1430 रुपए। यानी परसेंटेज के अंदर प्रॉफिट देखो कितना ज्यादा हो रहा है, परसेंटेज के अंदर प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है 27.50, और वैसे कितना दे रखा है 1430, तो 27.50% की वैल्यू कितनी है 1430, तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आएगी भाई 1430 भाग में कितना आएगा 27.50, 27.50 का मतलब 27.50 का मतलब देखो 27 दूनी 54, 54 और 1 55, यानी 55/2, तो हम इस 27.50 को लिख सकते हैं 55/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 11 से काटेंगे 11 5 55, 11 से काटेंगे 11 एकम 11, 3 बच गए 11 तिया 33, 130, 130 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 260, 200 नहीं 5 से काटो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 5 से 30, 26, 26 दूनी 52, यानी 1% की वैल्यू कितनी है 52% है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5200।
क्योंकि हमें क्या पूछा है, कुर्सी का क्रय मूल्य पूछा है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य हमेशा ही कितना होगा, 100% होगा। 100% कितना बन जाएगा, 5200। सी ऑप्शन, सी फॉर कटप्पा। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था वो भी, लेकिन उसके अंदर हमें क्या बचाना था, टाइम बचाना था। फरीदा को सामाजिक क्षेत्र में नौकरी में स्थानांतरित कर दिया गया, यानी फरीदा का कहीं ट्रांसफर कर दिया गया किसी सोशल सेक्टर के अंदर, जहां उसकी मंथली सैलरी है वो पिछली नौकरी से मिलने वाले वार्षिक वेतन से कितना कम है, 28% कम है। यानी 28% कम है। 28% का मतलब कितना होता है, 28% का मतलब होता है 28 बटे में 100, 4 से काटेंगे 7 और 4 से काटेंगे 25। इसका मतलब पहले यदि वेतन कितने रुपए मिलता था, 25 रुपए मिलता था, तो अब कितना मिलेगा, 7 कम हो जाएगा। 7 कम हो जाएगा तो कितना रुपए मिलेगा, 18 रुपए। लेकिन अब 18 रुपए नहीं मिल रहा, कितना मिल रहा है, 27,000। यानी 18 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 27,000 रुपए है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27,000 भाग में कितना, 18। अब सर 27,000 में 18 का भाग देने के दो तरीके हैं। 18 का डायरेक्ट भाग दो, एक काट के सोलो करो, तो पहले काटो, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18 और 9 दिया 27, कितना आ गया, 3,000। 1 यूनिट की वैल्यू, 3,000 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 1500। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1500। हमें क्या पूछा है, पिछली नौकरी में उसका मासिक वेतन, पिछली नौकरी में कितना रुपए था अभी, 25 रुपए। तो 25 गुना में कितना, 1500। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1500। तो 25 गुना में 1500। 25 को 10 से कराते कितना आता, 25,000। 25 को 10 से कराते तो कितना आता, 10,000। और 25 को 5 से कराते तो 25 5 125, यानी 12,500 रुपए। तो 25,000 और 12,500, 37,000 कितने, 37,000। 37,000 कितने रुपए, 500 रुपए। भाई यहाँ पर दिख ही रहा है, 1,000 प्लस में क्या लिख दो इसको, 500 लिख लो। तो 25 को कराएंगे 1000 से तो 25,000, और 25 को 500 से कराएंगे तो 12,500। तो 12,500 और कितने, 25,000, टोटल कितने, 37,000। आगे वाला, निम्नलिखित का क्या निकालो, HCF निकालो। HCF निकालने का कौन सा तरीका होता है अभी, ऊपर वाली संख्याओं का तो क्या निकालना, HCF पूछा है ना। जब हमसे HCF पूछा जाए, क्या पूछा जाए, HCF पूछा जाए, तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF, 1 2 2 3 का HCF कितना आएगा, 1। नीचे वाली संख्याओं का LCM, 12 सबसे बड़ा नंबर कौन है, 12। 12 का पहाड़ा पढ़ो, 12 दूनी 24। 24 में 9 का भाग नहीं जाता तो 24 को घटाओ, कौन, 36। 36 में 9 का भी भाग जा रहा है, 12 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 3 का भी भाग जा रहा है। HCF कितना आएगा, 1/36। HCF निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का LCM, सॉरी HCF, और यदि LCM निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का LCM, नीचे वाली संख्याओं का HCF। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो कि 1800 रुपए पर अलग अलग दरों पर 3 वर्ष के साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 40 रुपए है। साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 40 रुपए है। यानी साधारण ब्याज कितना है भाई, 40 रुपए है। अंतर है तो साधारण ब्याज ही कितना है, 40 रुपए। प्रिंसिपल कितना है, 1800 रुपए। PRT बटे 100 ऐसा तो लिखते हैं, PRT बटे 100। रेट, रेट 2 सालों का अंतर है, तो अंतर है तो हमेशा लिखेंगे R2 माइनस में R1। क्या लिखेंगे, R2 माइनस में R1। टाइम, टाइम कितना है अभी, 3 साल, और भाग में कितना, 100। 2 0 से 2 0, 18 तिया 54, 54 गुणा में R2 माइनस में R1 और बराबर कितना है, 40। यानी दोनों सालों का अंतर कितना आ जाएगा, 40 बटे में 54। 2 से काटेंगे 20 बटे 27, 20 बटे 27 कितना है, ऑप्शन नंबर। बिल्कुल आसान था, बिल्कुल ही आसान था। देखो यहाँ पर डायरेक्ट मैंने R2 माइनस R1 लिखा है, यदि आप और डिटेल में करते ना तो ऐसे लिखना होता कि 40 रुपए है वो PRT बटे 100 और माइनस PRT बटे 100। थोड़ा सा क्या हो जाता, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ठीक है, और आज की कक्षा का अंतिम सवाल जो कि आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। आपको इसका जवाब किसमें देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप लगातार इस सीरीज को देख रहे हैं तो अभी तक हमने 10 मॉडल पेपर हल कर लिए हैं। अगर 10 मॉडल पेपर आपने ईमानदारी से लगाए हैं ना तो आपको लगभग 10 कॉन्सेप्ट हैं वो आपके दिमाग में छप गए होंगे। ठीक है, तो इसका सिंपली एलसीएम निकालना है। जैसे मैंने HCF बताया था, ऊपर वाली संख्याओं का क्या करना है, एलसीएम निकालना है, नीचे वाली संख्याओं का क्या करना है, HCF निकालना है। ठीक है, तो ये था अभी आज का हमारा क्या, मॉक टेस्ट। और
कोई भी डाउट है तो आप सिंपली दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेगी भाई, इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, बाकी आप में से कोई भी बच्चा जो ऑफलाइन बेसिस ज्वाइन करना चाहता है तो सिंपली आप नीचे जो नंबर चल रहे हैं उन पर कॉल करें। बाकी आज के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।